आज की इस वीडियो में इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस के बारे में बात करेंगे जो कि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। गलती से भी ये गलती मत करना, वरना गवर्नमेंट फार्मासिस्ट नहीं बन पाओगे। ये मैंने ऐसे ही नहीं लिखा है, मैंने कुछ इसके लिए देखिए ये चारों के चारों पॉइंट्स हैं जिसमें मैंने आपको पूरे कंप्लीटली समझाने की कोशिश करी है कि आपको कौन-कौन से वो पॉइंट्स हैं जो कि बहुत ज़्यादा ध्यान रखने हैं। इस वीडियो लेक्चर में कंप्लीट बात करेंगे। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सभी की सभी गलतियाँ मैं आपको पहले ही बता दूँगा। चाहे आपने बी फार्मा अभी पास किया है, चाहे आपने डी फार्मा अभी पास किया है या फिर आप लास्ट ईयर में हैं या आपने जस्ट अभी जून-जुलाई में आपने 8th सेमेस्टर के पेपर दिए हैं, तो आपको क्या करना है और क्या नहीं करना, कंप्लीटली गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि आप कब अप्लाई कर सकते हैं, कब नहीं। देखिए, सो वेलकम टू गिरिधर फार्मा। जैसा कि आपको पता है कि हम अपने इस गिरिधर फार्मा नाम के चैनल पर आपको कंप्लीट नॉलेज देने की कोशिश करते हैं। गवर्नमेंट फार्मासिस्ट, चाहे वो आरआरबी हो, चाहे वो एसएससी हो। इससे पहले मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, ठीक है ना। ये चैनल बेसिकली आप ही के लिए क्रिएट किया गया है ताकि आप कोई भी गलत मिस इन्फॉर्मेशन से कुछ भी ना कर दे, क्योंकि एसएससी फार्मासिस्ट और आरआरबी फार्मासिस्ट, देखिए एसएससी का तो बहुत ही टिपिकल कॉन्सेप्ट है फार्मेसी में फार्मासिस्ट चुनने का, क्योंकि गवर्नमेंट फार्मासिस्ट में तो लगते हैं उससे, बट लेकिन ध्यान रखना इस बार तो उसमें वैकेंसीज नहीं आई हैं 2025 में। बट ऐसा नहीं है कि उसमें कभी वैकेंसीज नहीं आएंगी, इस तरीके से ऐसा कुछ एसएससी ने कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है कि एसएससी में गवर्नमेंट फार्मासिस्ट की भर्तियां नहीं आएंगी। वो तो आपको भविष्य में पता चलेगा जब 2026 का नोटिफिकेशन आएगा, बहुत ज्यादा टाइम है नहीं, ठीक है ना। अब देखिए जून जुलाई चल रहा है, उसका नोटिफिकेशन फिर से दिसंबर में आ जाएगा, ठीक है ना। कंप्लीट एसएससी अपना नोटिफिकेशन डाल देगी सन 2026 का, तो बहुत ज्यादा टाइम है नहीं, 4-5 महीने यूं ही बीत जाते हैं, पता भी नहीं चलता है, ठीक है ना। आप भी यहीं पर ही हैं, हम भी यहीं पर ही हैं। तो आपको जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा दिसंबर या नवंबर में, तो मैं आपको तुरंत बता दूंगा। उसके बाद जैसे ही उसमें डेट लिखी होंगी कि सिलेक्शन फेज का कब नोटिफिकेशन 2026 में आने वाला है, क्योंकि आपको पता है जो 2025 का सिलेक्शन पोस्ट का पेपर है उसमें 2 वैकेंसीज होम्योपैथी फार्मासिस्ट की आई थी, उनका पेपर आपका अगस्त में होने वाला है। सबसे पहले सिलेक्शन फेज का ही पेपर एसएससी लेने जा रही है, उसके बाद सीजीएल है, सीएचएसएल है, एमटीएस है, बहुत सारे मैनी गवर्नमेंट एग्जाम्स लगे हुए हैं उसके बाद एसएससी के, ठीक है ना। तो अगर किसी को भी एसएससी वाले गवर्नमेंट अगर मान लो किसी को गवर्नमेंट जो भी चाहिए, जरूरी नहीं है उसे, उसके लिए मैटर नहीं करता कि वो फार्मेसी में लगे या फिर किसी में भी लगे। तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं उस पर वीडियो बनाऊंगी कि एसएससी में कौन कौन से एग्जाम्स होते हैं और अदर कौन कौन सी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट से अलावा कौन कौन सी गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज में जाने का मौका मिल सकता है, क्या क्या आपको एग्जाम देने होंगे, ठीक है ना। तो आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, अगर कमेंट ज्यादा होंगे तो मैं उसके ऊपर वीडियो बना दूंगा कि आप ये फॉर्म भी फिल कर सकते हो, ठीक है ना। क्योंकि आपको पता है अगर आप एसएससी में फार्मासिस्ट लगते हो आपको नॉन फार्मा पढ़ना ही होता है, जिसमें कि आपका जनरल इंटेलिजेंसी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसको कि हम बेसिकली मैथमेटिक्स बोलते हैं, जीके जीएस जिसको कि हम जीके जीएस जो कि आपका सामान्य ज्ञान होता है, ठीक है ना। और उसके बाद इंग्लिश या फिर हिंदी, मतलब कोई ऑप्शनल होता है। स्टेट में तो अपनी स्टेट वाली लैंग्वेज आती है, जैसे कि उत्तर प्रदेश में हो तो आप हिंदी वगैरह चल जाएगी अगर स्टेट में वैकेंसीज निकलती हैं तो। हालांकि स्टेट में वैकेंसीज निकलती नहीं है, ठीक है ना। और स्टेट में अगर आप सेंट्रल लेवल की कोई भर्ती भरते हो तो उसमें आपकी इंग्लिश आती है। रेलवे में कतई भी ना इंग्लिश आती है ना हिंदी आती है, रेलवे ने अपना रूल अलग ही बना रखे हैं, ठीक है ना। ना ही तो रेलवे इंग्लिश मानता है, ना ही रेलवे हिंदी मानता है। तो रेलवे फार्मासिस्ट बनने में भी आपको नॉन फार्मा पढ़ना ही होता है। जब आपको नॉन फार्मा पढ़ना ही है तो थोड़ा अच्छे से पढ़ लेना, तो आप किसी भी मिनिस्ट्री में नौकरी करने के लायक बन जाएंगे, ठीक है ना। तो मैं आपको बता दूंगा, अगर आपको इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन उसका या फिर कुछ भी इंपॉर्टेंट चाहिए तो आप मुझे बता देना, नीचे कमेंट कर देना, तो मैं उसके ऊपर रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा कि आप इन भर्तियों में अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब हम अपनी मेन मुद्दे पर आ जाते हैं, कौन कौन सी वो गलतियां। देखिए इस वाली स्लाइड पर मैंने वो सारी सारी गलतियां आपको बताने की कोशिश करी है। देखिए सबसे पहली गलती है आपकी, आप लोगों की क्या अधिकतर सभी करते हैं कि बिना रजिस्ट्रेशन फॉर्म के ही अप्लाई, बिना रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अप्लाई। इसका क्या मतलब है, देखिए इसका मतलब मैं आपको समझाता हूँ। देखो फर्स्ट जो पॉइंट मैंने लिखा है ना, बिना रजिस्ट्रेशन फॉर्म के आप लोग अप्लाई करना चालू कर देते हैं। देखिए जब हम, जैसे कि आपने आपने 8th सेमेस्टर के भी पेपर दिए, सपोज आपने अभी जून या मई में पेपर दिए 8th सेमेस्टर के, और ना ही तो आपके पास कोई वैलिड लाइसेंस है, ना ही आपके पास अभी कोई आपकी डिग्री आई है, ना ही आपकी प्रोविजनल डिग्री आई है, ना ही आपकी ओरिजिनल डिग्री आई है, कुछ भी नहीं है आपके पास। तो आप फॉर्म आप कोई भर्ती निकली और आपने फॉर्म में अप्लाई कर दिया। देखो ऐसी मूर्खतापूर्ण गलती मत करो, कुछ भी नहीं होगा, फार्मेसी में आप खुद ही कंपटीशन बढ़ा दोगे। इस तरीके से ही एसएससी में कंपटीशन बढ़ता है, वरना एसएससी में 200 में से बहुत कम कट ऑफ लगे अगर इस टाइप के बच्चे ना करें, क्योंकि उसमें पता है आपको 12th पास मांगा जाता है, सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, तो आपके डॉक्यूमेंट्स तब मांगे जाते हैं, पहले ही नहीं मांगे जाते। लाओ फार्मेसी का लाइसेंस दिखाओ हमें, तब जाके आप फॉर्म का अप्लाई करोगे, नहीं, बाद में मांगा जाता है, ठीक है ना। तो उसमें क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे ही भर देते हैं, क्योंकि मैंने काफी सारी वीडियोस में आपको दिखाया कि बच्चे डीबी के टाइम पर अपने डॉक्यूमेंट्स अपलोड ही नहीं करते। क्यों नहीं करते, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट्स उनके पास होते ही नहीं है, तभी तो नहीं करते भाई, वरना उन्होंने एग्जाम निकाल लिया। तो ऐसा तो कोई मूर्ख बच्चा होगा नहीं कि एग्जाम भी क्लियर कर ले और अपने डॉक्यूमेंट ही अपलोड ना करे, जिससे कि उसे सरकारी नौकरी मिलने वाली है। क्यों नहीं करते, क्योंकि उनके पास होते ही नहीं है। तो ऐसी गलतियां मत करना कि आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, आपका वैलिड पीसीआई वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसको कि हम आपका उत्तर प्रदेश फार्मेसी काउंसिल, अगर आप यूपी से हैं तो यूपी स्टेट, देखो स्टेट के हैं, मध्य प्रदेश के स्टेट के हैं, महाराष्ट्र के हैं, बिहार के हैं, तो हर किसी की फार्मेसी काउंसिल अलग होती है, ठीक है ना। तो उसमें आपको रजिस्ट्रेशन आपका मस्ट होता है, ठीक है ना। तो
एसएससी में ऐसा कुछ नहीं होता कि एसएससी में आप किसी भी स्टेट के बंदे हो तो आपका चल जाता है, बट लेकिन ऐसे ही आरआरबी में भी आपने कहीं से भी रजिस्ट्रेशन करवा रखा है तो आपका चल जाएगा, बट लेकिन ये बात ध्यान रखना कि आप बेफालतू में फॉर्म अप्लाई ना करें, क्योंकि एट द टाइम जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपने बहुत मेहनत भी कर ली, तो तभी भी मांगा जाएगा भाई। और बिना बिना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कुछ भी नहीं होगा। तो पहला पॉइंट तो ये है कि बिना रजिस्ट्रेशन के फॉर्म अप्लाई नहीं करना है भाई, ठीक है ना। जो भी बच्चे हैं कान खोल के सुन लो, बिना रजिस्ट्रेशन के फॉर्म अप्लाई नहीं करना है का मतलब नहीं करना है, ठीक है ना। दूसरा पॉइंट पर आते हैं। दूसरा पॉइंट है लैक ऑफ नॉलेज। लैक ऑफ नॉलेज का मतलब क्या है, मेरा यही लैक ऑफ नॉलेज है आपकी, कि आपको पता नहीं है कि रजिस्ट्रेशन हो रखा है, नहीं हो रखा, बस आप फॉर्म अप्लाई कर दिया। अब मैंने आपको इसमें बहुत अच्छे से समझा दिया है कि प्लीज ऐसे ही फॉर्म अप्लाई मत करना। सबसे पहले आपको पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि हमें रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट कब का चाहिए। अगर उसमें क्रूशियल डेट्स कुछ मेंशन है, जैसे एसएससी के नोटिफिकेशन में स्पेशली क्रूशियल डेट्स मेंशन होकर आती हैं, अगर मेंशन है तो आपको उस क्रूशियल डेट से पहले का सर्टिफिकेट लगाना होगा, ठीक है ना। अगर आप 8th सेमेस्टर के एग्जाम आपने अभी दिए हैं, आप फाइनल ईयर में हैं, आप थर्ड ईयर में हैं, आप स्टूडेंट है, तो आप वैसे भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकते, ठीक है ना, क्योंकि ये रजिस्ट्रेशन तो आपको कंप्लीट फार्मेसी होने के बाद ही होता है, जो कि आपकी स्टेट फार्मेसी काउंसिल में होता है, या फिर आप सेंट्रल में भी करा सकते हैं एज योर विश, ठीक है ना। ऑनलाइन होता है, ऑफलाइन कुछ नहीं होता। कुछ भी देखकर फॉर्म भर देना। देखो कुछ भी देखकर मतलब यूट्यूब पर एक वीडियो देख ली, उसे देखकर फॉर्म डाल दिया, या फिर कुछ भी देखकर फॉर्म भरने का मतलब पता है आपकी, मैं आपसे क्या बोलना चाह रहा हूँ। कुछ भी देखकर फॉर्म नहीं भरना है कि यहाँ पर वैकेंसी निकली वहां पर भर दिया। भाई उस नोटिफिकेशन को पूरा पढ़ भी लिया करो। कहीं पर भी एम्स में भर्तियां निकली, क्योंकि अभी एक नोटिफिकेशन है कि एम्स में सीनियर फार्मासिस्ट की जॉब निकली हुई। सीनियर फार्मासिस्ट भी समझते हो तुम लोग क्या होता है। सीनियर फार्मासिस्ट की जॉब उन बंदों के लिए होती है जो बंदे पहले ही एक जूनियर फार्मासिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं कहीं पर, जो कि 2800 ग्रेड पे की जॉब होती है, जो कि एसएससी या फिर और अदर जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के थ्रू लगते हैं उनका ग्रेड पे होता है लेवल 5। ये जो जॉब होती है सीनियर फार्मासिस्ट की, जो एम्स में कल्याणी में अभी निकली हुई है, वो है आपका सीनियर फार्मासिस्ट। तो सीनियर फार्मासिस्ट की जॉब में वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जो जूनियर फार्मासिस्ट पर एज अ वर्क कर रहे हैं, ठीक है ना। वो उनके प्रमोशन के लिए होता है। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसलिए ऐसे टुच्चे मुच्चे वीडियो, मैं ऐसे छोटे मोटे उन पर वीडियो नहीं बनाता हूँ। क्यों, मुझे पता है यहाँ पर ऐसा कोई भी बंदा नहीं होगा कि जो 2800 ग्रेड पेपर ऑलरेडी काम कर रहा हो, कहीं गवर्नमेंट जॉब में लगा हो। ऐसे होंगे भी तो बहुत कम होंगे, बट बेसिक वाले जो बच्चे होते हैं, मतलब जो बेसिक हैं, वो ऐसे बच्चे हैं जो एज ए फ्रेशर हैं, या फिर जिनका अभी सर्टिफिकेट नहीं बना है, या फिर जिनका अभी पीसीआई में रजिस्ट्रेशन भी नहीं हुआ है, ठीक है ना। तो झूठी आस मैं आपको देता नहीं हूँ। देखिए चौथा पॉइंट मैंने लिखा, झूठी आस लगाना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। इस तरीके की आस बिल्कुल भी मत लगाना कि मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। आप पढ़ने में कितने भी धुरंधर क्यों ना हो, ध्यान रख लेना, सिलेक्शन बहुत सारी चीजों पर डिपेंड करता है। सिलेक्शन में सबसे पहला सिलेक्शन किस बात पर, देखिए आगे मैं आपको समझाता हूँ इस वाले पेज पर। देखिए सिलेक्शन किस किस फेज पर सिलेक्शन सबसे पहले डिपेंड करता है कितनी वैकेंसी है, ठीक है ना। जैसे कि अभी मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझाया था कि अभी जो आरआरबी की तरफ से जो 2025 वाली भर्तियां आने वाली है ना, उसमें फार्मासिस्ट की केवल 100 वैकेंसी है। ये 100 वैकेंसी हर एक जोन में बटेंगी। पता है तुम्हें कितने जोन है रेलवे के? रेलवे 15-18 जोन में बटा हुआ है। 15-18 जोन में अगर तुम इन वैकेंसीज को बांटोगे, क्या होती है 100 वैकेंसी? कुछ भी नहीं होती भाई। अपना पागल बनाना है। पता पड़ी इसके मारे आप अपनी नौकरी वोकरी छोड़कर बैठ गई जी, मेरे को तो गवर्नमेंट फार्मासिस्ट बनना है, वो भी आरआरबी में। ऐसे गलती मत कर देना, वरना बहुत ज्यादा पछताओगे। नौकरी भी हाथ से जाएगी जो है तुम्हारे पास, क्योंकि आजकल सरकारी तो छोड़ो, प्राइवेट भी नौकरियां नहीं मिल रही हैं। अगर ऐसा है तो अपने दिमाग से बिल्कुल निकाल देना, अगर ऐसा सोच भी रहे हो, ठीक है ना। ये 100 वैकेंसीज मैंने आपको ये भी बताया था कि 100 बढ़कर ज्यादा से ज्यादा 120 हो जाएंगी, ये 100 बढ़कर 200 हो जाएंगी, ये 100 बढ़कर 1000 तो नहीं होंगी ना, है ना। तो हमेशा ध्यान रखना, ये 100 बढ़कर 120 हो सकती हैं, 200 हो सकती हैं, ये 100 बढ़कर 1000 नहीं हो सकती, ठीक है ना। और आपको पता है कितना कंपटीशन हो जाता है। अगर एक आरआरबी में, मान लो देखो आरआरबी का ये रूल होता है, अगर आपने आरआरबी अजमेर में अप्लाई कर दिया तो आप आरआरबी चंडीगढ़ में अप्लाई नहीं कर सकते। एक बंदा एक ही आरआरबी में अप्लाई करता है, अगर वो एक से ज्यादा में अप्लाई करता है तो आरआरबी से डिबार कर देती है, 7 साल तक आप फॉर्म नहीं भर सकते हो, ठीक है ना। ऐसी गलती इसलिए मत करना प्लीज, ठीक है ना। अब आपने जैसे मान लो आरआरबी अजमेर में आपने अप्लाई किया, ये है अजमेर, आरआरबी अजमेर। अब आपने आरआरबी अजमेर में अप्लाई किया, तो आरआरबी अजमेर में सपोज फार्मासिस्ट में 5000 लोगों ने अप्लाई किया, भर्ती कितनी है? भर्ती है 5, तो किसका नंबर आएगा? चाह कर भी अगर आपने बहुत ज्यादा पढ़ा है ना, तो भी नहीं कर पाओगे, ठीक है ना। बहुत सारे लक फैक्टर यहाँ पर काम कर जाते हैं। बेसिकली सरकारी नौकरी में लक फैक्टर ही काम करता है। 50% आपकी मेहनत होती है, 50% आपका लक होता है कि आपको ये नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। वरना मेरी बात पर यकीन नहीं है तो जाके किसी से पूछ लेना जिसकी गवर्नमेंट जॉब लगी है। यहाँ पर बहुत सारे मैटर करते हैं। अभी देखना, इसके बाद जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा, नॉर्मलाइजेशन मैटर करेगा। नॉर्मलाइजेशन में हो सकता है किसी बच्चे के 5-10 नंबर कम बन रहे हो, उसके ज्यादा बन जाएं फाइनल रिजल्ट में, ठीक है ना। नॉर्मलाइजेशन में रूल ही ये फॉलो होता है, क्योंकि जब मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है तो नॉर्मलाइजेशन एक नॉर्मल प्रोसेस है, और नॉर्मलाइजेशन में बहुत सारे लोग परेशान रहते हैं। पूरा बिहार बीपीएससी में लड़ रहा है कि नॉर्मलाइजेशन बंद करो, क्योंकि जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स हैं उनको नौकरी नहीं मिल पा रही। किसकी वजह से? सिर्फ और सिर्फ एक नॉर्मलाइजेशन की वजह से। तो सबसे पहला फैक्टर जो है, जो लक फैक्टर पर काम करता है, वो है नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन एक सिंपल भाषा में समझा देता हूँ। सपोज किसी का पेपर हार्ड आ गया, क्या हमने बोला कि तुम पेपर हार्ड या इजी बनाओ?
भाई मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होता है, मान लो 10 15 50 शिफ्ट बना दी गई, उसमें पेपर हो रहा है, तो सीधी सी बात है पेपर का लेवल वेरी करता है, या तो कोई लेवल बहुत अच्छा होगा या फिर कोई बहुत डाउन होगा, मतलब पेपर का लेवल। अब ये आरआरबी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस लेवल, किस पेपर को इजी मानती है, किस पेपर को मॉडरेट मानती है, किस पेपर को मतलब बहुत ज्यादा बेकार, मतलब एक तरीके से बोलते हैं बहुत लो लेवल का मानती है, ठीक है ना। तीन ही तरीके के पेपर होते हैं, तो हार्ड होता है, मॉडरेट होता है या फिर इजी होता है। तो अब वो डिपेंड किस पर करता है, वो डिपेंड आपकी आरआरबी पर करता है कि आरआरबी कौन से एग्जाम को इजी मानती है, कौन से एग्जाम को मॉडरेट मानती है, और कौन से एग्जाम को आपकी आरआरबी इजिया साइड पर रखती है, ठीक है ना। तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। स्टूडेंट के लिए तो हर एक पेपर ही हार्ड होता है, ठीक है ना। अगर आप स्टूडेंट के मन से पूछोगे तो वो यही कहेगा कि भाई मेरा पेपर तो बहुत हार्ड आया है, बट लेकिन यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में ये होता है कि कितने बच्चों ने उस पेपर को, मतलब इनका एक अलग ही रूल होता है। आपको पता है आरआरबी के नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला किसने बनाया? आईआईटी खड़गपुर ने बनाया है, ठीक है ना। तो उन पर तो हम शक नहीं कर सकते ना आईआईटी खड़गपुर पर। जहां तक मेरे सुनने में बात आई है कि नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला आरआरबी के आईआईटी खड़गपुर ने डिजाइन किया है, ठीक है ना। तो दूसरा फैक्टर क्या होता है? दूसरा फैक्टर ये होता है, सपोज आपका नाम आ गया लिस्ट में कि आपने कट ऑफ क्लियर कर ली। अब क्या होता है, जब ज्यादा कैंडिडेट्स होता देते हैं कट ऑफ को ऊपर कर देते हैं। सपोज 100 में से कट ऑफ गई 60 पर और आपका नाम आ गया, और उन्हें लग रहा है कि अब बच्चे भाई बहुत ज्यादा हो रहे हैं, क्योंकि देखो फिजिकल नहीं है, ऐसा तो है नहीं कि उन्हें दौड़ लगवा के देखेंगे। पुलिस का तो है नहीं कि आधे ज्यादा बच्चे ऐसे छट जाएंगे कि किसी पर दौड़ नहीं मारी जाएगी, किसी कोई मेडिकल में फेल हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये क्या करेंगे, ये कट ऑफ को इंक्रीज कर देंगे, 65 पर कट ऑफ लगा देंगे, तो आप उस लिस्ट से बाहर हो जाएंगे। समझ रहे हो? जिस जिस लिस्ट पर आने का आप बहुत ज्यादा जश्न मना रहे थे कुछ समय पहले कि हमारा नाम उस लिस्ट में आ चुका है, आप उस लिस्ट से बाहर कर दिए जाओगे। क्यों? क्योंकि कैंडिडेट्स ज्यादा हो रहे हैं और वैकेंसी कम है। वैकेंसी 10 है तो 10 ही लोगों की भर्ती होगी। 100 बच्चे अगर पास कर गए हैं कट ऑफ को, तो 100 बच्चों को नहीं लेगी आरआरबी। आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, कट ऑफ कितनी भी आसमान क्यों ना छू ले, पर कट ऑफ उतनी ही लगेगी जितने कैंडिडेट होंगे। समझ गए? तो इसलिए आप बिल्कुल भी इस चक्कर में ना रहें कि हमें जब जॉब मिलेगी तो हम उस जॉब को, अपनी पुरानी वाली जॉब को छोड़ देते हैं और इसकी तैयारी में लग जाते हैं। ये लक फैक्टर पर ही वर्क करेगा। लक फैक्टर आपका, जितना लक फैक्टर स्ट्रांग होगा उतनी ही जॉब आपको मिलने के चांसेस है। वरना मेहनत करते रहो, बहुत बहुत साल से बहुत बहुत पब्लिक मेहनत कर रही है, एक झुंड में बच्चा मेहनत कर रहा है, पूरी पूरी दिन रात लाइब्रेरी में रगड़ रहा है। क्यों? एनटीपीसी का भी एग्जाम हुआ है, पता है तुम्हें? एनटीपीसी का एग्जाम 1 महीने से भी ऊपर चला है। पता है तुम्हें कितनी शिफ्ट बनती है एक दिन में? कम से भी कम 50 शिफ्ट में पेपर हुआ है। और उस 50 शिफ्ट में पेपर में जी के जीएस इतनी खतरनाक लेवल की आ रही है, क्योंकि आपको पता है इंग्लिश और हिंदी का कोई रोल नहीं है आरआरबी के एग्जाम में। किसी भी एग्जाम में इंग्लिश और हिंदी आती ही नहीं है। आरआरबी का खेल ही ये है, मैथ, रीजनिंग और आपका जीके जीएस। जीके जीएस इतना धांसू आ रहा है, एक तो इसका भाई सिलेबस कोई डिफाइन नहीं होता जीके जीएस का। हिस्ट्री भी पढ़नी है आपको, ज्योग्राफी भी पढ़नी है आपको, पॉलिटी पढ़नी है आपको, इकोनॉमिक्स भी पढ़नी है आपको, साइंस भी पढ़नी है जिसमें फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सब कुछ आ जाता है, बायोलॉजी ए टू जेड, इतने सारे सब्जेक्ट तो जीके जीएस में है। तो इसे पढ़ता पढ़ता बच्चा पागल हो जाता है। जिसकी मैथ और रीजनिंग थोड़ी सी स्ट्रांग होती है ना, वो यहाँ पर सिलेक्शन ले जाता है, और साइंस स्ट्रांग होती है, क्योंकि जीके जीएस का तो कोई अंत ही नहीं है। तो एनटीपीसी में इतनी ज्यादा टूट के संख्या है, तो सोच लो आरआरबी के हर एग्जाम में ऐसे ही रहता है। अभी आरपीएफ का रिजल्ट पब्लिक किया है, ठीक है ना। आरआरबी ने, आरपीएफ मतलब रेलवे पुलिस फोर्स, आरपीएफ, ठीक है ना। तो उसमें भी ऐसी गई है कट ऑफ। कट ऑफ बहुत कम नहीं जा रही है भाई आरआरबी की। अभी आपका भी आने वाला है। अब इससे नेक्स्ट जो आएगा ना, आपका पैरामेडिकल का ही आएगा। जिन्होंने पैरामेडिकल दिया है ना इस बार का, उनका ही आने वाला है इस बार रिजल्ट, ठीक है ना। अब इससे नेक्स्ट रिजल्ट पैरामेडिकल का निकलेगा, देख लेना। वरना आपका 20 जुलाई तक या फिर फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक आने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। अब ये मुझे भी नहीं पता कि आरआरबी कब देगी। देखो भाई, मैं कोई एस्ट्रोलॉजर तो हूं नहीं जो मैं आपको कंप्लीटली बता दूंगा। हो सकता है यार ये लोग ना, जैसे कि एसएससी ने कहा, एसएससी सीपीओ का इतना लेट भाई 2024 का रिजल्ट अभी तक नहीं दिया। तो सोच रहे हो, इनका कोई भरोसा नहीं है, ये कितना लटका दें, क्या कर दें क्या नहीं कर दें। इनको उनको हम कुछ नहीं कह सकते भाई। गवर्नमेंट को आप कुछ भी ना कह सकते हो, ना लड़ सकते हो, ना कुछ कर सकते हो। बस हद से तुम कोर्ट केस कर सकते हो बस। सीपीओ सन 2024 का रिजल्ट एसएससी ने अभी तक नहीं दिया है, तो कितनी बड़ी बात है। 24 आज गया भाई, 25 के भी 6 महीने बीत चुके हैं, और 24 में एग्जाम हुआ था, कितने पहले एग्जाम हो गया था। अब तक भी रिजल्ट का कोई अता पता नहीं है, और नई भर्तियां भी अनाउंस हो गई हैं इस सीपीओ में, एसएससी में। तो इनका कोई भरोसा नहीं। पता पड़ी पैरामेडिकल का रिजल्ट लटका दें, सन 2026 में रिजल्ट आ रहा है। होपफुली ऐसा ना हो, बट ऐसा कुछ भी हो सकता है। मैं आपको अपनी प्रिडिक्शंस बता रहा हूँ कि होने को कुछ भी हो सकता है। इसीलिए बोल रहा हूँ कि लक बेस्ड ज्यादा काम होता है यहाँ पर। थोड़ा सा अपने, ये जो आपकी भगवान ने सोचने समझने की शक्ति दी है, इसका यूज करके ही फॉर्म फिल करना। और फॉर्म फिल करने के बाद ऐसा नहीं है कि मेरा नंबर आ जाएगा तो मैं नौकरी छोड़ देता हूँ। ऐसा भाई प्लीज हाथ जोड़ के विनती है, ऐसा मत कर देना। वरना वो नौकरी भी जाएगी, और ये नौकरी का भी कुछ पता नहीं है। इस नौकरी का तो पता ही नहीं है कि आपकी लगेगी या नहीं लगेगी। चाहे आपके नंबर 100 में से 100 हो, चाहे आपके नंबर 100 में से 50 हो, कुछ को कोई फर्क नहीं पड़ता क्या होने वाला क्या नहीं। ये सब भगवान ही जानता है, भविष्य ही जानता है आपका, कि आपका फ्यूचर कितना ब्राइट होगा, क्या होगा। अगर आपने गवर्नमेंट जॉब में अप्लाई कर दिया है, तो इसका मतलब ये है आपकी जिम्मेदारी खत्म है। अब जो भी करना है बस रिजल्ट ही करेगा आपका, ठीक है ना।
तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है ना। अच्छी लगी है तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है ना। कुछ भी इंपॉर्टेंट होता है उस पर डाल देता हूँ। जीपैट का भी नोटिफिकेशन आया था, तुरंत ही मैंने उस पर डाल दिया था कि जीपैट के आंसर की या फिर जीपैट का रिजल्ट आउट हो चुका है, ठीक है ना। जो भी बच्चे जीपैट में क्वालिफाई कर गए हैं, मुझे नहीं पता, फायदा कुछ नहीं है वैसे जीपैट वीपैट का। एम फार्मा में एडमिशन लेना है तो ठीक है, वरना जीपैट का कोई ऐसा मुझे कोई खास फायदा नजर आता नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, जिन बच्चों को मैनी मैनी कांग्रेचुलेशन, जिन ने जीपैट को क्वालिफाई कर लिया है, बहुत अच्छी बात है। आप एम फार्मा के लिए अच्छे कॉलेजेस में जा सकते हैं, ठीक है ना। और जिन्होंने नहीं करा है वो भी उदास ना हो, जिनका कोई और पेपर भी निकला है वो भी उदास ना हो। करते रहो, मेहनत करते रहो, एक ना एक दिन तो सफलता हासिल हो ही जाती है, ठीक है ना। बहुत सारे एग्जाम्स हैं, नंबर। और हाँ, एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको अदर किसी एग्जाम के बारे में जानना है, जैसे कि मैंने शुरू में बात करी थी, अदर एग्जाम मतलब कि हम फार्मासिस्ट, आपने फार्मेसी कर रखी है, बी फार्मा कर रखी है, आपने एज ए ग्रेजुएशन डिग्री कर रखी है, तो आप कौन कौन से एग्जाम और टारगेट कर सकते हो, अगर आपको जानना है तो आप नीचे मैसेज कर सकते हो, मतलब कि नीचे कमेंट कर सकते हो। तो मैं आपको कंप्लीट बताऊंगा कि सीजीएल क्या होता है, सीएचएसएल क्या होता है, एमटीएस क्या होता है, किस किस लेवल पर एग्जाम होते हैं। नेक्स्ट वीडियो इस पर आएगी, अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो, ठीक है ना। ओके, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तब तक के लिए लड़ते रहो, अपने लिए प्रयास करते रहो, हार मत मानो।